नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना और आप देख रहे जनता की आवाज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया और इसी के साथ साथ अब 15 साल बाद बीजेपी यहां पर सरकार बनाएगी। इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार होगी। बीते दिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए, जनता का जनादेश सामने आया और इससे क्या संदेश मिलता है, इस पर बातचीत करेंगे। और देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से इतिहास रचा है, अब अपनी सरकार बनाने जा रही है। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई, लेकिन क्या रणनीति रही जिससे बीजेपी ने जीत हासिल किया। और इसी के साथ साथ अब केंद्र शासित राज्यों के साथ साथ 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार हो चुकी है। आज इसी पर बातचीत करेंगे जनता की आवाज में। देखिए ये रिपोर्ट। अंग यानी बिहार और कलिंग यानी ओडिशा का मोर्चा तो बीजेपी ने पहले ही फतेह कर लिया था। अब बंगाल में चुनाव जीत के साथ अंग बंग और कलिंग पर काबिज होने का बीजेपी का सपना पूरा हो गया। इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला बदला बनाम बदलाव था। बदलाव हुआ भी। बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढह गया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो गई। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने घोषणा की कि 9 मई को शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। अब देखना ये होगा कि बंगाल में सीएम का ताज किसके सिर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और तमाम जो गेस्ट हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। प्रदीप भटनागर, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। पुष्पराज यादव, कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष सिन्हा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। एहसान खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। इसी के साथ रीना गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। रंजीता सिंह, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं और अजय कुमार, जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपके साथ करते हुए, और पश्चिम बंगाल में जो इतिहास बीजेपी ने रचा है, 15 साल बाद यहां पर जीत हासिल हुई है, ममता सरकार को उखाड़ फेंका है, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है, क्या इसके पीछे की रणनीति सफल हुई है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये जीत पश्चिम बंगाल की प्रजा की है, जिस प्रजा ने त्रास्त होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना नुमाइंदा और अपना सेवक बनाया है। और मैं ऐसे पश्चिम बंगाल की जनता को, प्रजा को मैं नमस्कार और नमन करूंगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेके, मतलब नेता और अभिनेताओं से लेके और नीचे के कार्यकर्ता ने वो मेहनत करी है कि वो देखने लायक है घर घर। दूसरी चीज़, हमने पिछला चुनाव भी देखा जहां भारतीय जनता पार्टी के 400 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने अपना रक्त और अपना बलिदान दिया। ये जीत उनके लिए है, समर्पित है। और ये चीज़ देखनी है कि अब हमें क्या करना है, उस बंगाल को पहले वाला बंगाल और मीठा बंगाल बनाना है। इस संकल्प के साथ हम लोग वहाँ काम भी करेंगे और बंगाल को आगे भी लाएंगे। और उसकी जनता जो त्रास थी, पश्चिम बंगाल की जनता, हमें उसके लिए क्या रोजगार, क्या विकास, क्या हमें इंडस्ट्री देनी है, उस पर बाकायदा फोकस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन रूपरेखाओं पे काम करना शुरू भी कर दिया है। और अब जो परीक्षा हमारी सबसे बड़ी है कि पश्चिम बंगाल की प्रजा के लिए क्या विकासशील बातें और क्या काम करनी है, ये बड़ी अहम चीज़ है। और मैं तो फिर नमन करूंगा कि इस पश्चिम बंगाल की जनता को कि हम पे इतना लंबा विश्वास करा है, क्योंकि हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। मगर दिखा कि ममता बनर्जी का जो जनता के प्रति हश्र था, जो एक काम था, वो दिखा। और वो आक्रोश था जो वोट डाल के जनता ने अपने आक्रोश को आज शांत करा है, ठंडा करा है। कांग्रेस का तो 2021 में खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार खाता खुला है। देखिए, जहाँ तक ये 2026 का जो चुनाव की बात है, आप देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लाखों लोगों का वोट काटा गया है, एसआईआर से उन्हें वोट करने नहीं दिया गया है। कई लाखों लोग हैं जिन्हें वोट देने से वंचित किया गया। ये डेमोक्रेसी की हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे कल को आप भी हो सकते हैं। मैं आपके जिस तरीके से यहाँ पे काटा गया होगा, ये जो हर वक्त आप लोग रोना रोते हैं कि एसआईआर में काटा गया है, तो क्या एसआईआर में ये देख के काटा गया है कि किस दल के ये मतदाता हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक बात है कि किस दल का है वो एक अलग बात है, पर जब वोट काटा गया, ये मैं कह रहा हूँ, मैंने तो ये नहीं कहा कि किस दल का काटा गया है, पर किसी भी दल का वोट, जब लोगों का वोट अगर नहीं दिया जाएगा तो ये डेमोक्रेसी की हत्या है कि नहीं है? तो सर, जनता के जनादेश को फिर क्या कहेंगे आप?
मैं जनता की जनादेश को मैं बताऊं, जिस तरीके से वहां पे 2.5 लाख सैनिक लगा दिया गया, वहां पे एक छावनी बदल दी गई, जिस तरीके से एक फ्री माहौल में जो डेमोक्रेसी, जिस तरीके से वोटिंग होता है, क्या इस तरीके से आप इस आतंक के मतलब जिस तरीके से एकदम बिल्कुल आप अपने पार्टी को लेकर आप स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन सवाल जरूर उठा रहे। जी, अगर इनसे ये पूछा जाए, इन्होंने कहा 2.5 लाख इन्होंने वहाँ पे मिलिट्री फोर्स लगा दी, तो क्या है जो 2021 में होता, लोगों को रक्त रंजन कर देते, लोगों के घर बर्बाद करते, ये इस बार भी यही चाहते थे। तो इनका क्या मोटिव था? यही क्या, जब कोई सुविधा जो दी गई है, जो लगाया गया है, वो सुरक्षा जनता के लिए लगाई गई थी, किसी उसके ऊपर जो इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट, उसके ऊपर नहीं लगाई गई। लोगों को फ्री फेयर इलेक्शन करने के लिए जो दी गई आजादी, ये उसका नतीजा है, ना कि ये डर का माहौल था। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मणिपुर में भी हुआ था, क्यों नहीं बोल रहे मणिपुर के बारे में? क्या हो रहा है मणिपुर में? मोदी जी तो मणिपुर भी गए थे, वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए थे। आज जाके देखिए मणिपुर का हाल क्या हो रखा है। वहाँ के लोग पुकार रहे हैं मोदी। बिहार में कहाँ हैं आप? बिहार में कहाँ हैं? मणिपुर जी में सर, नहीं है। जवाब दीजिए सर। बिहार में देखिए, बिहार की बात तो मैं बताऊं, बिहार में जिस तरीके से वहाँ पे कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। जहां सफलता ना मिले वहां सवाल खड़े कर दो। देखिए सवाल तो बनता है, जिस तरीके से बिहार में सर भी जनता से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। सर नहीं हुआ है वहाँ पे, सर आती हूँ सर, 5 राज्यों के ये नतीजे, जनता का ये जनादेश, क्या संदेश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजना जी युवा पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत ही टीआरपी लेता है और देश देखता है इसको, विदेश के लोग भी देखते हैं। 14 में 2 युवाओं की जोड़ी बनी थी और आपने एक चैनल से सब मीडिया ने दिखाया था। 2 जोड़ी का नाम था, एक राहुल गांधी जी और एक अखिलेश यादव जी। जो 14 के बाद जोड़ी बनी और मीडिया ने दिखाया कि 2 युवा आ गए, अब हिंदुस्तान में काया पलट करेंगे, गरीबों का मसीहा, पीडीए बनाकर वो नारा देते रहे। लेकिन जहाँ जहाँ ये 2 जोड़ी गई, वहाँ पर उद्धव ठाकरे हारे, उसके बाद में तेजस्वी हारे, उसके बाद में केजरीवाल हारे, उसके बाद में आज ममता हार गई हैं और स्वयं जो युवा थे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश हार गए। ये वो युवा हैं जो हारते ही जा रहे हैं। कौन सी कमियां इनके अंदर हैं, उन पर मंथन नहीं होगा। एसआईआर पर लड़ेंगे, वोट चोरी पर लड़ेंगे, गद्दी छोड़ने पर लड़ेंगे, मोदी जी को गाली देंगे। और रंजना जी एक बात कह दूं, मैं उस समाज से आता हूं, पसमानदा समाज से आता हूं, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और देश में मेरा संगठन काम करता है। इस बार पश्चिम बंगाल में मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ चुनाव पर काम करने गया था, महीने भर प्रवास रहा है और उन गाँव देहातों में गए। वहाँ का जो मूलतः मुसलमान है वो परेशान था, ना उसके पास सड़क थी, ना उसके पास में बिजली थी, ना उसके पास रोजगार था, ना ही उसके पास धन था। ममता दीदी ने उन गांव के किसानों को, जो वहाँ के मूलतः निवासी हैं, उन तरफ निगाह नहीं डाली। और जो विदेशी मूल के मुसलमान, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे बांग्लादेश के मुसलमान हो, उनको गोदी में बिठा रखा। उन महानगरों में, उन तहसीलों में, उन जिलों के अंदर उनका बसेरा है जो विदेशी मूल के मुसलमान हैं। हमारा हक क्यों मारा गया? वहाँ की आवाज़ उठी और हिंदू भी परेशान था। शोभा यात्रा पत्थर मारे जाए, या फिर हनुमान जयंती पर पत्थर मारे जाए, या फिर डॉक्टर बेटी का बलात्कार हत्या की जाए। कहाँ थी कांग्रेस? कहाँ थी वो बेटी प्रियंका जो कहती है बेटी हुई लड़ सकती हूँ? उत्तर प्रदेश में आई थी ना, कहाँ थी कांग्रेस? अब विपक्ष दिशाहीन है और ये जान लो कि कुछ मुट्ठी भर राज और रह गए, वहाँ भी भाजपा आएगी। भाजपा क्यों आएगी? कि बूढ़ी माँ का मकान दिया है, महिला को शौचालय दिया है, उस गरीब किसान को घर में 2000 पहुँचते हैं। ये मित्र खड़े हैं मेरे, एक नाम बता दे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम से किसी गरीब को महिला को मकान दिया हो। स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उनके भी नाम से किसी मकान। जल्दी से सर इंदिरा जवाब। निवास आज भी यहाँ पे दिल्ली में इंदिरा कॉलोनी है, इंदिरा निवास है, जहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं। क्या वो कमी रह रही है जो जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा? बिहार का जिक्र करें आप, पश्चिम बंगाल को बताइए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बात करें या बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, जो भी है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एसआईआर में लोगों का वोट काटा गया है। और ये मैं जरूर कहूंगा कि ये एसआईआर एक ऐसा मुद्दा जो है, ये सिर्फ इलेक्शन जब आता है उससे पहले ये यहाँ पर जिस तरीके से बंगाल हो और असम में, जब ये कहते हो असम में तो कुछ नहीं हुआ, पर बंगाल में जिस तरीके से 27 लाख वोट बहुत। मैं तो, मेरा तो एक प्रश्न ये है कि आप ये बताइए, जिन मुद्दों को आपने यहाँ बताया, क्या पश्चिम बंगाल लेके गए थे? क्या जनता ने ये चीजें सुनी आपकी? क्या आप इन जनता में आपने आपको वोट दिया? आप तो सब सीटों पे लड़े थे। ठीक है सर, भवानीपुर भी ममता दीदी नहीं बचा पाई। क्या लगता है कि टीएमसी को जो ये सीटें मिली है और जनता क्या विश्वास जीतने में कमी रहेगी? क्या स्ट्रैटेजी रही जो सफल नहीं हो पाई?
देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि ममता बनर्जी एक खुद महिला है और उसके बाद उनका जो बयान आता है कि शाम के 7 बजे के बाद घर से महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। तो आज की डेट पर हर महिला चाहती है कि मैं भी घर से बाहर जाऊं, काम करूं, इंजॉय करूं। तो एक महिला होके आप ये बोलते हो तो इसका आपको लगता है मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट गया। यही रीज़न है कि भवानीपुर में जहाँ वो बचपन से रही है या पिछले 15-20 सालों से सांसद हो, एमएलए हो, वो हार चुकी है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे थे कि एसआईआर से इतने लोगों का नाम कट गया, लाइक 91 लाख का नाम कट गया, 27 लाख का अभी तक अपील में चल रहा है। तो इसके कारण कांग्रेस कम आई। मैं ये पूछता कि 2021 में एसआईआर नहीं हुआ था, तब 0 वोट आया था, इस बार तो कम से कम 2 सीट आया। तो एसआईआर इनके लिए अच्छा हुआ या खराब हुआ, ये तो यही जाने, मुझे नहीं पता। और उसके बाद यही एसआईआर केरला में होता है, वहाँ भी करीब 30 से 40 लाख नाम करता है, तब भी वहाँ सरकार आ जाती है, तो उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इनका जो सेलेक्टिव होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, वो इलेक्शन हार गए, उसके बावजूद वो बोलते हैं कि पहली बार उन्होंने फेयर इलेक्शन देखा है। और वहीं पर तारिक अनवर जो बिहार के, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ का जो व्यक्ति है, वहाँ का जो लीडर है, वो कह रहा फेयर है, बाकी जगह का लीडर जो वहाँ जाता भी नहीं, जैसे राहुल जी एक बार गए, उसके बाद कभी नहीं है, उनको लगता है अनफेयर है। ये भाई साहब तो डेफिनेटली नहीं होंगे बंगाल, तो इनको पता है कि अनफेयर है। लेकिन वहाँ का जो बंदा है अधीर, या तो कन्फर्म करते कि अधीर रंजन चौधरी बेकार आदमी है, सही नेता नहीं है, या उसके पास दिमाग नहीं है, तब तो मैं मानूँ, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बैठ के टाइम पास कर सकते हैं और लोगों को बरगला सकते हैं। तो कांग्रेस का यही इशू है। ठीक है सर, सारे मुद्दे को छोड़ के आपने बहुत ही अच्छे से सर को सुना है, जरा जवाब दीजिए सब तमाम सवाल के। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से एसआईआर का जो मुद्दा हुआ है, उसमें सही में ऐसे कई लोग हैं जिन जहां तक लोग बात नहीं पहुंच पा रही है, या उनकी आवाज जो है जनता तक आगे तक नहीं पहुंच पा रही है। बिकॉज जिस तरीके से वोट काटे गए हैं, ये बहुत ही 27 लाख 2 सीट तो मिली सर इस बार एसआईआर के बाद। देखिए, 2 सीट आने और जाने की बात नहीं है। देखिए, अगर हमें खाता तो खुला अगर सर, हमें 100 सीट भी आता ना, पर एसआईआर अगर हुआ है, आम लोगों का वोट कटा है और उनके वोट नहीं देने दिया गया था, तो आपने कम से कम 10-20-50 हजार आदमी को रोड पर क्यों नहीं लेके आज तक आ जा पाए हो कि इनका नाम कटा, वो कर देते। बिहार में राहुल गांधी जी जो इनके युवा हैं, क्या दिखा रहे थे, ये फर्जी, ये फर्जी, ये फर्जी, ये फर्जी, सारे फर्जी वहाँ पे थे। एक भी किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ना कोर्ट पहुँचा पाए, ना चुनाव आयोग ले गए। ये क्या बात करेंगे इनसे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए। हम चाहते हैं विपक्ष सामने खड़ा रहे, हमारे कम से कम सरकारों के सामने खड़ा रहे और ये बताए कि गलती कर रहे हो, ठीक करो। ये विपक्ष ही नहीं है। जनता नहीं चाहती विपक्ष हो। और खासतौर राहुल ठीक है सर, क्या कहेंगे बंगाल में बीजेपी की जीत, विपक्ष की क्या स्थिति आप देख रहे हैं अब? हाँ, देखिए, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो ममता दीदी थी। देखिए, मैं तो उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा लड़ी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जीतेंगे। हमने देखा, जब अभी भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, हमने इन्हें देखा 1982 में 0, फिर उसके बाद आते आते 2016 में 3 आ गए और 3 दिल्ली में भी आए थे। अब फिर हमने देखा कि 2021 के अंदर किस तरीके से 77 आ गए। अब 2026 के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईआर, जो अभी मेरे भाई ने बात कही है, तो एसआईआर जैसे हुआ तो जाहिर सी बात है कि वोट आंकड़ा किस तरीके से पड़ा, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने चुनाव आयोग को खुलकर मुबारकबाद दूंगा कि निष्पक्ष चुनाव हुआ बंगाल के अंदर। ऐसा चुनाव हमने कभी नहीं देखा जितना चुनाव के बंगाल के अंदर निष्पक्ष हुआ। सबने खूब वोटें दी, महिलाओं ने भी वोटें दी। और जो कहते कि हम वोट नहीं दे रहे, हमको डर लग रहा था, हमने देखा कि पहले 152 प्रथम चरण के अंदर 90+ वहां पे मतदान हुआ था। समझ लिया है सर। एक चीज छोटा सा पॉइंट, तो अभी केरल में कौन सा आया, क्या बीजेपी आया है, क्या तमिलनाडु में बीजेपी आया है, ये से बता दो सर वहाँ बताइए ना। हाँ, देखिए, हम केरल दे देंगे इन्हें, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं देंगे। क्या वहाँ पे आपका केरल है क्या केरल इनका है, इनकी जेब का है, इनकी प्रॉपर्टी है जो दे सर देंगे। जहाँ जीत हासिल होती है वहाँ कोई सवाल नहीं खड़े होते, वहाँ की रणनीति का जिक्र नहीं होगा फिर। हाँ, देखिए, अभी आपने कहा कि जहाँ जीत होती है, ये जनता जनार्दन फैसला करती है, जनता जनार्दन चुनती है उसमें। और यहाँ पर जो है, क्या वाकई में जनता जनार्दन थी, जबकि एसआईआर वाला मुद्दा। और जो तस्वीरें आ रही है, जो जनता बोल रही है, जनता से बात भी हम करेंगे तब सर।
हाँ देखिए, अभी हमने देखा वहां पे हमारी ममता दीदी को किस तरीके से सुरक्षा के बीच में वहां पर वोटिंग वहां तक पहुंचाया गया। ये क्या चीज है? ममता दीदी की वोटिंग के लिए तो अभी इन्हें रोना आ गया, और जिस समय ईडी को चीरती हुई वो फाइल लेके आई तब इनके मुंह बंद हो गए थे। जब वो बयान देती थी महिलाओं को लेकर, फिर एसआईआर का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, तब सुरक्षा का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। आज केवल चुनाव में इम्पैक्ट आ रहा है देखिए, आपका। अभी आपने महिला की बात करी तो देखिए, महिलाएं सुरक्षित तो देश सुरक्षित। ये कहना सुरक्षित है, एक मिनट, ये कहना सुरक्षित था, ये कहना सुरक्षित था कि 7 बजे घर की बात मत निकलो। हाँ देखिए, सुन लीजिए, अभी 7 बजे की बात हुई, हमने तो ये भी सुना था कि रात के अंधेरे में हमारी बहन बेटियां चलेंगी तो सुरक्षित होंगी। हमने तो हाथरस की घटना भी देखी, सर घुमा दी आपने बातें सर, फिर गीता भंडारी की भी देखी, हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी। आपने बंगाल का नहीं देखा जूनियर डॉक्टर के साथ, जो उसकी माँ तो आज जीत गई, किसकी वजह से जीती? आप ठीक है, आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ आ रही हूँ सर, आपके साथ वापस आऊंगी आपके पास। क्या ये मैंडेट जो मिला है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, क्या लगता है जनता कितना बीजेपी के साथ? जनता निर्भय होकर के वोट डाली है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, इसलिए पूर्ण बहुमत से जीती है। और ऐसा चुनाव कभी हुआ नहीं था जैसा इस बार हुआ, बिना भय के सब जीते। और उसमें एसआईआर का भी थोड़ा असर है, क्योंकि जो फर्जी वोट थे वो काट दिए गए, वही लोग वोट दे करके ममता बनर्जी को जिताते थे, तो इसलिए कहा जाए कि इस बार का चुनाव बहुत अच्छा हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, ये तो बीजेपी ने जो काम किया है वहाँ ज़मीनी स्तर पे जाके जो काम किया है, ये उसका रिजल्ट मिला है उनको। उन्होंने जो जनता को असलियत दिखानी चाहिए कि जो आप पिछले 3 बार से जिनको आप बिठा रहे हैं, या उसके पहले जो 2011 के पहले लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, सो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी उन्होंने। वो एक्चुअल स्थिति दिखाई, वहाँ के जो लोग दबे हुए थे उनको भय से मुक्त होने का एक दिखाया कि हाँ, भय से मुक्त होकर भी आप वोटिंग कर सकते हैं। तो जनता ने भी समझा कि जब इनकी सरकार आएगी तो और हम कितना भय मुक्त हो जाएंगे। तो उसका रिजल्ट है जो आज बीजेपी जीती है वहाँ पे, और ये हर जगह फैल रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये इन्होंने शुरुआत की एक पोर्शन से लेके वहाँ पे काम करके दिखाया। हमने गुजरात जैसे बीमारू राज्य को देखा, जो उन्होंने 15 साल में इतना डेवलप करके दिखाया, तो आज वहाँ पे उनको हटाने वाला कोई नहीं है। आप एमपी पकड़ो, एमपी में भी जब बीजेपी आई थी उस समय बीमारू राज्य था, आज वो नहीं है। यूपी आज से 9 साल पहले जब यहाँ गवर्नमेंट बनी थी, यही सेक्टर 18, बाकी यूपी आप देख सकते हैं कैसा था। ये मॉडल्स पैदा किए हैं बीजेपी ने, तब जाके लोगों को भरोसा हो रहा है। तो अब जब बियॉन्ड द हिंदी बेल्ट बाहर जा रहे हैं, अब वहाँ पे भी लोगों में वो समझ आ रही है कि बीजेपी क्या कर सकती है। दे आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी की अब यहाँ पे भी आप वो चीज़ करके दिखाओ, तो वो रिजल्ट मिला है उनको। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? अब इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और ममता दीदी की जो स्ट्रैटेजी हो गया, फिर जो हार लगी है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी साम दाम दंड भेद जो एक कहावत है राजनीति में, बीजेपी ने सही साबित कर दी है। और ममता जी भूल चुकी हैं, साम दाम दंड भेद नहीं कर पाई, तो वो अब पछतावा तो होता ही है। बस मेरा ये एक ही मैसेज है कि बीजेपी निष्पक्ष काम करे, प्रोग्रेस करे, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करे, ऑन फ्लोर उतर कर काम करे और प्रूफ करके दिखा दे, सबसे बेटर यही है। आप महिला हैं और इस बार महिलाओं का भी बहुत समर्थन मिला है, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी कि बीजेपी के लिए ये जो विक्ट्री थी काफ़ी मोमेंटस थी, बिकॉज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कभी ऐसे एंट्री नहीं मिली, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर बीजेपी। बट ग्राउंड पे क्या वर्क करते हैं, बिकॉज अभी बंगाल में जब ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उन्होंने क्या काम किया और अब बीजेपी क्या काम करेगी, मतलब अभी मोदी जी की वजह से शायद जीत गए हैं जो भी उन्होंने कैंपेनिंग करी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ग्राउंड में जाके जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं और जो भी मतलब कमर्शलाइजेशन प्रॉपर्ली होना है वो हो, तो देन इट इज़ मतलब तब बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर पिछड़ा वर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए काम करे, प्रोग्रेस करे, चीज़ें लेके आए, ताकि वो 22 स्टेट में जीतने के बाद खाली काफ़ी नहीं है, सबके लिए काम करे ताकि वो सबकी सरकार बन सके। हमें इससे कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, फलाने ने किया, बस प्रोग्रेस होना चाहिए, इंडिया आगे बढ़ना चाहिए, पब्लिक को वेल्थ मिलना चाहिए, पब्लिक को उसका हक मिलना चाहिए। अब मैंडेट मिला, जीत हासिल हो गई, सब कुछ है, लेकिन जो पब्लिक है वो कह रही है कि अब विकास उन्हें चाहिए। जो लोग वहां की हिंसा का जिक्र हम करें या फिर जो उन्हें परेशानियां थी, अब उन्हें ग्राउंड लेवल पर किस तरह से डेवलप किया जाए जो सशक्त हो। बिल्कुल, आपका चैनल जनता की बात करता है और भरे बाजार का बात करता है, और अच्छी बात है। जब मैं यहाँ आया, जब आप पहला माइक मेरे पास लाए, तो मैंने क्या बात करी? मैंने बात करी पश्चिम बंगाल की डेवलप की, वहाँ के लोगों की, वहाँ की गरीबी दूर करने की, वहाँ विकास की, बिजली की।
जो केरला में है उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला है, जो तमिलनाडु में है या जो क्या नाम तेलंगाना में या अदर में है, कोई विकास बताते नहीं कभी बेचारे कि हमने तेलंगाना में ये काम करा, कर्नाटका में ये करा, हिमाचल को हमने सोने चांदी का बना दिया, कहीं बताते हैं कभी? मैं तो कह रहा हूँ हमारा तो इल्म है देश को विकसित करना और विकासशील बनाना। और अगर पश्चिम बंगाल, अगर हमें वहाँ की प्रजा ने हमें हाथों में दिया है सजा के, तो उनके लिए काम करेंगे, हर चीज़ को विकसित और विकास पे लेके आएंगे, ये हमारा इल्म है। देखिए मैं थोड़ा सा, अभी नाजिम जी कह रहे थे कि 2 सीट वहाँ 4 सीट यहाँ है। अरे सर 18-19 साल तो हम उत्तर प्रदेश में वनवास में रहे, और अब तो आए ऐसे कि दूसरा टर्म है और तीसरा भी आएगा। हम तो उत्तराखंड में भी यही हाल था, तो वहाँ तो रनिंग में है और दोबारा आए, और गुजरात में तो अभी तक जा ही नहीं पाए। तो यही चीज़ें हैं, जनता वोट। अगर हम गुजरात में अगर त्रास्त जनता होती तो अब तक चेंज कर चुकी होती, उत्तराखंड में चेंज कर चुकी होती। दिल्ली में आए हैं ना, दिल्ली में अब परमानेंट 15 साल रहेंगे। मैं आपको बता दूं इस चीज के बारे में, क्यों मैं खत्म कर रहा हूँ। सर एक चीज, सर अब मेरा सवाल सुनिए, फिर ये डिबेट चिल्लम चिल्ली में हो जाएगा, लेकिन मुझे एक सवाल आप ये बताइए कि क्या लगता नहीं कि विपक्ष को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है? जहां जीत हासिल होती है, जहां पर सीट जीतते, वहां पर सवाल नहीं खड़े करते, लेकिन ये जो मैंडेट मिल रहा है, जो जनता का जनादेश मिल रहा है, इस पर कांग्रेस या फिर विपक्ष की पार्टियों को काम करने की जरूरत है। हाँ रंजना जी, देखिए आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। विपक्ष पूरी तरीके से अपने ऊपर काम न करके जनता के मुद्दों पे काम करेगा, लेकिन विपक्ष अपने जो जनता के मुद्दे उनको उठाएगा, अपने पे काम नहीं करेगा। भाई हमारे पे तो सरकार की नजर है, सरकार को पता कि विपक्ष कहाँ मजबूत है, कहाँ विपक्ष को कमजोर करना। प्रजातंत्र को मानते हैं, प्रजातंत्र को मानते हैं, तो मानते हैं ना। एक सुन लीजिए, प्रजातंत्र को मानते हैं कि 15 साल दिल्ली पे राज करेंगे। सुन तो लीजिए, आप अगर प्रजातंत्र को मानते हैं तो प्रजा ने ही 10 साल तक राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष का नेता नहीं बनने था, पीछे बैठा के रखा था। बिल्कुल लास्ट में क्या करा नेता विपक्ष ने? झूठ बोला देश के लिए। अखिलेश यादव यूपी छोड़ के भाग गया है, क्या झूठ बोला? 8,500 रुपए मिलेंगे जीतने के बाद 4 तारीख को। क्या रहा? देखा, अगर ये लोग झूठ ना बोलते ना, गरीबों को ठगते नहीं, तो ये आज पार्लियामेंट में नजर नहीं आते। आज पहली चीज ठीक है सर, अब ये बताइए, ठीक है अब थोड़ा महिलाओं पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि असम का अगर जिक्र करें तो 2% ज्यादा महिलाओं का समर्थन मिला, जो ओवरऑल वोट परसेंटेज रहा। सर एक मिनट सर, फिर चर्चा। सर एक मिनट सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, फिर कोई मतलब नहीं सर, प्लीज एक एक करके। हाँ, तो मैं ये सवाल कर रही थी, तो महिलाओं का ये जो साथ मिला है, क्या लगता है? क्योंकि असम का अगर हम जिक्र करें तो 2% ज्यादा यहाँ पर महिला वोट परसेंटेज रहा, तो क्या नारी शक्ति बीजेपी को जिताने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती नजर आई है? देखिए रंजना जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ आपके मन से पूरे देश को बंगाल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई कि आज प्रचंड बहुमत से हम लोग वहाँ लहराए। हमारी जो एक आज़ादी थी वो लहराई, और हमारी जो मानसिकता थी वो कुंठित मानसिकता को तोड़ के आज हम लहराए। और सेकंड जो आपने असम में कहा कि 2% से ज़्यादा लेडीज़ ने बहुमत से जो आगे आई हैं। आज देखिए, लेडी को पहले से ही एक कात्यायनी ऐसे कहा जाता है कि सर संचालन उसको बोला जाता है, तो वही अगर आज हमें दर्जा मिल रहा है, हमने हर जगह अपना आप को बिना कुछ करे हर फील्ड में हम सिद्ध करते आए हैं। चाहे आप कहीं से भी देख लीजिए, चाहे आप हमारा शास्त्रों में देख लीजिए, चाहे अभी के पटल पे देख लीजिए, जिस भी फील्ड में हमें किसी ने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया था। अगर आज हमें मोदी जी लाके अगर हमें 33% का अगर देते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो विपक्ष को भी अप्रिशिएट करना चाहिए था कि उसमें उन्होंने किसी को नहीं बांटा कि इनकी लेडीज को मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, या इस जाति को मिलेगा, इस जाति को। तो वही आज जो भी लेडीज के अंदर जो ये ऊर्जा आई है कि आज हम भी आज डिसीजन लेने में बराबर के हिस्सेदार बनेंगे, उसका ये नतीजा है। ऐसे ही ये बंगाल में अगर अभी नाजिम जी बोल रहे थे मर्दानी है लड़ी, वो ठीक है। ममता बनर्जी के लिए मैं वर्ड बोलूंगी, बट नहीं, वो इन्होंने पूरा सही बोला। ममता बनर्जी जिस समय लड़के आई थी उस समय उन्होंने जो काम करा तो वो सैल्यूट वाला था, लेकिन 2021 से लेके अब तक जो उन्होंने काम करा उसके लिए शेम है। वो एक लेडी है, क्योंकि उन्होंने मुशीराबाद की एक हरकत हुई थी जिसमें नल बंद कर दिए गए थे, लेडीज के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके लिए पानी बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने लड़कियों पे कहा कि कपड़े 7 बजे के
भाई साहब पहले आप मुझे बोलने दीजिए एक मिनट सर आऊंगे। आप उठाइएगा सवाल, उठाइएगा सर सवाल, फिर मैं नहीं पूछूंगी सर, फिर मैं नहीं आऊंगी सर, मैं अब नहीं आऊंगी सर। आज हाँ, आप हर बार विपक्ष को एक ही दर्द है, या तो वो हाथरस गाएगा या मणिपुर गाएगा, लेकिन अपने जो हमारे विकास के कार्य हैं, आप जनता के जो कार्य हैं उन्हें लेके कभी भी विपक्ष सामने नहीं खड़ा होता। उसका ये नतीजा है जो आज इन्होंने वोटिंग पे भी सवाल उठाए, उसका एक नतीजा है। इन्हें ये नहीं पता, इन्होंने केवल एक फील्डिंग देखी कि ये लगी, लेकिन इन्होंने, मैं आपको बता दूं, आरएसएस ने 1970 से लेके जो आज तक काम करा, आपके ही गढ़ में आरएसएस कैसे काम कर रही थी आपको खुद को नहीं पता चला। आरएसएस ने घर घर जाके, मोहल्ले जा जाके लोगों को बताया, उनकी अपने खुद के राइट्स बताए, उनको मतलब बिना निडर हुए वोटिंग करने के लिए बोला। उसका ये जो नतीजा है, जो आज संगठन और जो एनडीए है वो साथ खड़ी है, उसका ये नतीजा है। ना कि ये जो 2.5 लाख आपकी फोर्स खड़ी है, और ना ये कि आपको रिजर्वेशन दे रहे, ना उसका। लेकिन लोगों को एक बदलाव चाहिए था। 2021 के बाद से जो स्थिति आ गई थी, लोग पलायन करने पे मजबूर थे, उसका ये नतीजा है। ना कि परोस कर दी गई सत्ता नहीं है। महिला सुरक्षा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था बंगाल में, और हमने ये बार बार देखा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी जोर देती नजर आई थी। आप टीएमसी की हार, ममता बनर्जी की हार के पीछे की क्या वजह देख पा रही हैं? क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर हर मंच से हमने सुना, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जिक्र करते नजर आए थे। क्या आपको फैक्टर्स लगते हैं? पहले तो ये है कि बंगाल में जिस तरह से 2/3 बहुमत से पहली बार भाजपा सरकार आई है, तो उससे देखते और समझते हुए कोई भी लेमैन, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति जो पॉलिटिकल एनालिसिस ना हो, वो भी बता सकता है कि वहाँ पे बीजेपी की इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा असर किया है। जो महिला समर्थन शुरू से रहा है, जो भाजपा ने सत्ता में आते ही महिलाओं के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें, जो उनकी सहूलियतें, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके विकास, इन सब चीज़ों के लिए जो कुछ भी किया गया है, उसे नोटिस किया गया है। ममता जी के बारे में एक चीज, मैं एक औरत हूं, मैं किसी को डिसऑनर नहीं करती, पर मैं ये बता रही हूँ कि अपनी जगह से अपनी सीट हारना, बताइए वो एक कितना बड़ा संदेश है कि आप नापसंद किए जा रहे हैं। वो मैं एक शेर कहती हूँ कि मुझे पता था अंजाम इस फसाने का, उनकी जिद थी कि हालात बदल देंगे वो। तो अभी भी कल का जो रिएक्शन आया है ममता जी का कि नहीं नहीं, यहाँ तो सब कुछ अनफेयर हुआ है, और ऐसा ये अनफेयर नहीं हुआ है। बहुत समय से पब्लिक, खासकर महिलाएं जो थी, असंतुष्ट थी। जितने भी कांड हुए हैं फिलहाल में पश्चिम बंगाल में, और उस पर जो उनकी टिप्पणियां आई हैं, या उस पर सरकार का, उस समय की तत्कालीन सरकार का जो रवैया था, उसने निराश किया है। उसने लड़कियों को, अभी की लड़की और औरतों को बहुत निराश किया। आप कैसे कह सकते हैं कि 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलो? आप एक ऐसा सिस्टम नहीं तैयार कर सकते कि जिससे वो सुरक्षित हो, 9 बजे तक निकले। अब जैसे हमारे यूपी में है कि अगर 10 बजे रात में कोई महिला अकेली है, उसके पास कोई वाहन नहीं है, तो वो एक कॉल करेगी और बाकायदा उसको जो है फोर्स जो है वो पहुंचाएगी सेफ। तो यहाँ पे योगी जी ने एक सिस्टम डेवलप किया है। अब हम बाहर निकलते वक्त नहीं डरते, अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। तो अब यही सवाल है कि अब जब बीजेपी सत्ता में आ रही है तो क्या कुछ करती, किस तरह से विकास करती, महिला सुरक्षा को लेकर ये तमाम चीजें जिस पर नजर बनी हुई है। सर आप जरा ये बताइए एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या कुछ वो फैक्टर्स रहे जो बीजेपी 2021 के चुनावी नतीजे, अब 2026 में 200 का पार, और टीएमसी तो 100 भी नहीं पार कर पाई। तो क्या लगते हैं माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को संभाला, क्या फैक्टर्स है? रंजना जी, सत्यमेव जयते, ये स्लोगन नहीं है, ये जीने का तरीका है। एक मनुष्य को, एक पार्टी को, एक परिवार को, एक देश को, ये जीने का तरीका है, सत्यमेव जयते। और भाजपा के ऊपर हमेशा ये तहमत लगा जाती थी कि आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस बंगाल में पैदा हुए, वो बंगाल आप तक नहीं ले पा रहे हैं। तो एक आज भाजपा के लिए वो एक लक्ष्य है, वो आज प्रण पूरा हुआ है, जो कि 1980 में भाजपा के संस्थापक जन्मे थे पश्चिम बंगाल में, जहाँ जन्मे मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है, सारा का सारा है। ये भाजपा कैसी आई है और आज प्रण हो गया। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि वहाँ का किसान, मैंने कहा ना कि मेरी संस्था वहाँ काम कर रही है, वहाँ का किसान परेशान था, वहाँ का खासकर हिंदू परेशान था। मैं बड़ी बेबाकी करना चाहता हूँ कि उनके मकान कब्जे हो जाते थे, सरकारी ज़मीनों पर झुग्गी पड़ जाती थी, और गौ तस्करी, गौ माता को कैसे तस्कर ले जाते थे। आपके घर में गाय बंधी है, दूध देने वाली है, आपको पता है कि रात को बांधी है, सुबह नहीं मिलेगी गाय आपकी। ऐसा माहौल वहाँ पर था गांव देहात के अंदर कि गाय, वहाँ के तस्कर
बांग्लादेश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग मिलकर कहाँ तस्करी करते थे। तो भाजपा को जो अब ताज मिला है, ये बड़ा कांटों भरा है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ हिंदुओं की रक्षा, गाय की रक्षा, देश की सीमा की रक्षा, देश के किसानों के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, जल के मुद्दे, पानी के मुद्दे और बहन बेटियों की पढ़ाई के मुद्दे। नहीं देखा होगा, शायद अब कभी गए हो तो देहात में जाइएगा, वहाँ पे खाने के लिए, रोटी करने के लिए बहन बेटियाँ परेशान हैं। नौकरियाँ घर घर में कूड़ा कर काम करती हैं। तो वो पश्चिम बंगाल उस तरह का बन गया जो देश का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बलिदानी, तपस्वी और एक उद्योगपति ने जन्म लिया है। लेकिन कि जनता का जनादेश मिला है, अब बहुत विकास करने की जरूरत है। सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अपने ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए? क्या अपने ऊपर विचार विमर्श की जरूरत नहीं है? जो साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तमाम अलग अलग राज्यों के जो नतीजे सामने आए हैं। देखिए, जहाँ तक आप सवाल कांग्रेस पर सवाल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए कांग्रेस को, पर जिस तरीके से आप एक मीडिया है, एक इंडिपेंडेंट मीडिया, आप ये देखिए देश में क्या हो रहा है। जिस तरीके से अभी रिसेंटली जिस तरीके से तो केरल में जहाँ पर सर सुनिए, जहाँ पर जीत हासिल हो रही वहाँ पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, जहाँ पर आपको मैंडेट नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ पर कुछ तो रणनीति की आपको काम करने की जरूरत है ना। देखिए, जो जहाँ तक अगर कांग्रेस की बात है, अगर जो भी शॉर्टफॉल रहा है उस पर जरूर हम कार्य करेंगे और आने वाले टाइम में हम उस पर अपने सुधार करेंगे। पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पे जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, आप देख रहे हैं किस तरीके से सबसे पहले CGI को वहाँ से हटाया जाता है, LOP और एक लीडर ऑफ जो सर सवाल आप सुनिए, सवाल खड़े करिए, सवाल पूछिए, आप विपक्ष में, आपको बिल्कुल अधिकार है, उसका जवाब भी हम लेंगे। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस को अपने ऊपर क्यों विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो समर्थन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो स्थिति इस वक्त क्यों? अभी ग्राउंड रियलिटी में आपको बताता हूँ, समर्थन नहीं है, वो तो कभी नहीं कह सकते। आज जो भारत देश है 21वीं सदी का, आज जो बिल्डिंग देख रही है, सारा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है। नेहरू की सोच रही है। राहुल गांधी ने कानपुर में लैंडमार्क होटल पे कहा था हमारे पिताजी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जबकि उनकी दादी की शादी जिस समय देश आज़ाद हुआ उसी के थोड़े वर्ष पहले हुई। ये राहुल गांधी के बयान थे। अब आप आइए, कांग्रेस ने नहीं, ये तथाकथित नहीं, उन लोगों ने की है देश की आज़ादी में। आज़ाद हिंद फौज ने शहादत दी है, साबरमती के पूत ने नहीं दी है, बंगाल के लोगों ने दी है, उसकी फांसी की नहीं है, भगत सिंह ने शहादत दी है, चंद्रशेखर आज़ाद ने दी। यही एक वजह, आज आप छोटे बच्चे को अगर महात्मा गांधी या नेहरू बनाना चाहें तो तैयार नहीं है प्ले के लिए, वो उघाड़ा हो जाएगा जारे में। और चंद्रशेखर आज़ाद बनने को तैयार है, भगत सिंह बना। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने शहादत दी, इस देश में सभी ने शहादत दी। ठीक है सर, अगर देखा जाए बंगाल में जो आज भगवा लहराया है, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जो उनका सपना था कि एक देश, एक कानून, एक संविधान। ठीक है सर, आप ये बताइए जरा, आपने सभी को सुना, पक्ष विपक्ष, आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपको क्या लगता है जो बीजेपी को ये सत्ता हासिल हो रही है पश्चिम बंगाल में, अब अपनी सरकार वो बनाने चाह रही, इसके पीछे की क्या रणनीति जो काम कर गई? देखिए, ये सीधी बात है कि जब एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, तो कोई एक दिन में पढ़ाई नहीं करता है। तो जब पिछला इलेक्शन हुआ था, उसी समय से इनके जो टॉप लीडर है, और टॉप लीडर के साथ साथ कोई माने या ना माने, आरएसएस पिछले 5 सालों से एक व्यक्ति के घर में जा रहा था, इस बात को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पिछले 5 सालों के इन्होंने रणनीति बनाई कि हम कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं, किस बूथ पर कमज़ोर है, उसके बाद उन्होंने उसका पॉलिसीज़ बनाई कि हमें क्या करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने हर किसी का ध्यान रखा, ठीक है। तो ये सब एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेस्ट बंगाल का आप इतिहास देखना, पहले कांग्रेस 25 से 30 साल शासन किया, फिर लेफ्ट ने किया, और उसके बाद 15 साल टीएमसी ने किया। जब कांग्रेस बाहर हुआ तो ऑलमोस्ट आज तक बाहर है, जब लेफ्ट बाहर हुआ आज तक बाहर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि टीएमसी अब कहाँ जाएगी, इसका कोई हिसाब नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बीजेपी, आप जैसे एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि दिल्ली पर कि 15 साल बीजेपी कैसे राज करेगी। चलो, मैं भी यहाँ हूँ, वो भी यहाँ रहेंगे। मैं तो कहता हूँ लंबे समय तक बंगाल में बीजेपी रहेगी, जिस तरीके से गुजरात में पिछले 30-35 साल से है। मैं आज बोल रहा हूँ, सिर्फ ये तो 5 साल का मैंडेट है, मैं तो अगले 25 साल का आज प्रिडिक्ट करके जा रहा हूँ कि बीजेपी बंगाल में 25 से 30 साल, क्योंकि वो डेवलपमेंट करेगी। एक शॉर्ट कमेंट, जल्दी से शॉर्ट कमेंट। गुजरात से हमारे प्रवासी बिहार से, पूर्वांचल से भागने को मजबूर है, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, ट्रेन इतनी भर के आ
रही है, इसका जवाब कौन देगा? को एक ही दर्द है, अगर वहाँ 93% से अबव वोटिंग हो गई तो भी इनको दर्द है। अगर कम होती तो मोदी जी ने कुछ नहीं करा तो उन्होंने गुंडे लगा दिए। अगर आज तक ममता दीदी जीतती आ रही थी तो इसका मतलब टीएमसी के गुंडे। सवाल मेरा आपसे है, जनता का ये प्यार, ये जन समर्थन तो आपको मिल गया, अब निगाहें हैं कि विकास किस तरह से हो, जो महिला सुरक्षा पर तमाम सवाल उठते थे वो, और जो हिंसा होती थी वो पश्चिम बंगाल में कैसे खत्म हो? सर जल्दी। बिल्कुल, देखिए जो चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ और जीते भी, देखिए उन चीजों का सब कुछ लाइन ऑर्डर हर सिस्टम बन चुका है, उन पे काम करना भी शुरू हो चुका है। हमें वहाँ जो सुधारना, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारना है। जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि जितने भी गुंडे हैं कांग्रेस के या फिर टीएमसी के, या तो अपने सीधे हो जाएं या वो अरेस्ट हो जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने हर बार जब शुरुआत, आप भी विकास की बात करें तब भी विकास की बात करें, मगर कांग्रेस के मुंह से आवाज क्यों नहीं आती है विकास की अपने प्रदेशों के लिए? मैं तो चार विकास बता दीजिए, चार विकास 3 प्रदेशों के बता दीजिए, ये काम किए हैं। कांग्रेस क्यों नहीं बताती है? क्योंकि मुद्दा केवल देश को भटकाने का है। सर वक्त हमें बस इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और तमाम बातों को रखने के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। अब जो लोग हैं, जो जनता है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जो वादा, जो दावा बीजेपी ने किया है उसे ग्राउंड पर किस तरह से उतारा जाता है, किस तरह से पश्चिम बंगाल का विकास होगा। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला, और उसके बाद तमाम जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस तरह से काम करती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल भारत 24 के साथ बने रहे, तमाम खबरों का सिलसिला जारी है।